हेलो नमस्कार साथियों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं एक नए लेक्चर में, जो कि चौथा लेक्चर हमारा होगा क्लास 12th का। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर्स में चल रहा था। आज हम देखने वाले हैं कि कल हमने जो एक सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल के स्टार्टअप में सबसे पहले मैंने ग्रिफिथ का जो रूल था, जो ग्रिफिथ का नियम था 1928 में, सबसे पहले उन्होंने देखा कि स्टेफ्लोकॉकस या डिप्लोकॉकस नामक बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे थे, जो कि निमोनिया काज करता था। उस निमोनिया काज करने वाले बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन मिले थे, जिसमें यस स्ट्रेन था, दूसरा आर स्ट्रेन था, यानी स्मूथ था और रफ था। यस वाला वायरुलेंट था, जो डिजीज कॉज करता था। आर वाला हमारा नॉन वायरुलेंट था, जिसमें कोई डिजीज कॉज नहीं होता था। ये सब माइस पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्होंने देखा कोई चीज है जो ट्रांसफर हो जाता है यस से आर की तरफ, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर पाए थे कि उसका बायोकेमिकल नेचर क्या है। उसी क्रम में 1933 से लेकर के 34 के बीच में जब मैकार्टी आए, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिक जब इसमें एंट्री करना शुरू कर दिए, इन लोगों ने, तीनों साइंटिस्टों ने मिल करके क्या काम किया, इन तीनों ने मिल करके ये कंफर्म करने की कोशिश की कि आखिर ग्रिफिथ के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट में वो बायोकेमिकल नेचर क्या था, डीएनए था, प्रोटीन था या आरएनए था। उस आधार पर इन्होंने डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले डीएनए एंजाइम, प्रोटीन को प्रोटीज एंजाइम, आरएनए को आरएनएज एंजाइम देखा था। जैसे उन्होंने कहा कि जैसे ये कंफर्म करना चाहते थे कि आखिर यस से आर में क्या गया है, तो यस में उन्होंने कहा कि एक काम करो, डीएनए को अभी छोड़ो, आरएनए और प्रोटीन को रोक लो, फिर उस ये आरएनए को रोक दो, अब आगे ट्रांसफर कर दो, तो देखा ट्रांसफर हो रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। ऐसे प्रोटीन को किया तभी हो रहा था। लेकिन जब डीएनए को रोक दिया गया, यहाँ पे चेकआउट कर दिया गया, यस से आर स्ट्रेन में नहीं जाने दिया, तब देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया। अर्थात उन्होंने कंफर्म कर लिया कि वास्तव में वो बायोकेमिकल नेचर कोई और नहीं था, वो क्या था, वो हमारा डीएनए ही था, जो कि वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाना जाता है। ये बातें इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट से, जो मैकॉर्डी या म्यूलॉट साहब लोग मिल करके लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्हीं के विषय में हम लोग देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट होगा, जिसका नाम क्या हो सकता है, आप देख सकते हैं, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें कौन कौन आएंगे भैया, तो इसमें मैं बताऊंगा, आपको देखते रहेंगे। देखिए, 1933 से 34 के बीच में अबेरी थे, ठीक है, अबेरी मिल गए, इसमें और कौन थे, मैक्लियोड मिले एंड मैकार्टी। ये लोग मिल करके कब, 1933 से लगा करके 34, 1933 से 34, सॉरी सॉरी 1933 लगा के 44 तक इनका जो डायरेक्शन था, जो टाइम पीरियड था, ये लोग मिल करके अवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी, इन तीनों लोगों ने कंफर्म करने की कोशिश किया कि जो यस स्टेन बैक्टीरिया था, इससे क्या चीज था जो आर स्टेन बैक्टीरिया में ट्रांसफर हुआ था। अब इसमें जाने का प्रोसेस क्या था, इन्होंने इसीलिए क्या किया था, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, उससे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने उस बायो केमिकल नेचर को जानने का प्रयास किया, जिसमें देखा था कि आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम थे, आरएनएस थे, है ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीएस थे, और डीएनए को डीएनएस थे। ये जो थे तीनों एंजाइम थे। जब इनको रोकना होता था तो ये लोग क्या करते थे कि आर स्ट्रेन से आगे उसको क्या करते थे, रोक देते हैं। समझ आ गई थी बातें। अब यहाँ पर इन्होंने काम क्या किया, इसको देखेंगे। इन्होंने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट किया, चेक कर दिया, यानी इन्होंने चेक आउट करना शुरू कर दिया। चेक आउट का मतलब था रोक देना। क्या किया इन्होंने, काम क्या किया भैया, इन्होंने एक मरतबा पहले तो ये काम कर दिया, मैं इस कलर से लिख देता हूँ, इन्होंने चेकआउट कर दिया, यानी केमिकल ट्रांस, जो केमिकल ट्रांसफॉर्म था किसका, आर सेल का, आर सेल का कहां से, यानी आर सेल में क्या आया था, यस सेल से। यही जानने का प्रयास इन्होंने किया, जो कि मैंने पहले लाइन में ही कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कंक्लूजन किया। अच्छा देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो खेल था वो अवेरी का था। किसका था, अवेरी का था, और साथ ही साथ इनके बहुत सारे ऐसे कोलीग्स थे, इन लोगों ने मिल करके इस एक्सपेरिमेंट को बेहतर तरीके का अंजाम दिया था। इसको समझिएगा, मेन अवेरी है हेड इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको जानने के लिए। अब देखिए, इसमें क्या क्या कंक्लूजन क्या था इसका, तो कंक्लूजन में इन्होंने पहला काम ये कर दिया, इन्होंने कहा वेन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, अभी मैंने आपको बता दिया क्या था, ये प्रोटीएस था, और आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला क्या था भैया,
RNAs, ये थे, ये दोनों क्या करते थे, इसको स्टॉप कर दिया जाता था। यानी इन दोनों को हम क्या करते थे, उस कह सकते हैं कि आर में जाने से रोक दिया जाता था, ठीक है ना। जैसे इसको स्टॉप कर दिया जाता था, लेकिन देखा गया कि स्टॉप करते थे कहाँ पर, रीचिंग रीचिंग टू आर से। अब आर सेल में जाने ही ना दो, आर से आर में नहीं जाएगा, यानी यस में अगर है कोई जेनेटिक मटेरियल, लेकिन उसके अंदर हमने कंफर्म कर लिया कि हम आरएनए और प्रोटीन को रोक देंगे। जैसे रोका, हमने देखा कि अब वो आर में नहीं जा रहा, लेकिन हुआ क्या, कंडीशन क्या होगा, तो देखा गया कि यहाँ स्टिल स्टिल ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म हो गया, यानी कि इसमें प्रोटीन और आरएनए की कोई क्वालिटी या कोई योग्यता या कोई हम कह सकते हैं वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर कोई ऐसा चीज होता जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता, तब समझो वही है जेनेटिक मटेरियल। अब इन्होंने एक मतलब दूसरे पॉइंट में क्या कर दिया, देखो दूसरे में क्या क्या इन्होंने इस बात से कंफर्म कर लिया। इन्होंने कहा कि जो आरएनए है या जो प्रोटीन है, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यानी जेनेटिक मटेरियल के रूप में हम आरएनए और प्रोटीन को नहीं देखते हैं, क्योंकि हमने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो इससे हमको ये पता चलेगा, ठीक है। अब जब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, दूसरे में क्या किया इन्होंने, कहा कि व्हेन डीएनए डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला कौन सा था भैया एंजाइम, तो उसका नाम क्या था, अभी मैंने आपसे बताया था, डीएनएस। क्या था ये, डीएनएस। अब हमने देखा कि जैसे डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटीन या एंजाइम्स का यूज किया डीएनएस को, अब हमने क्या कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया या चेक कर दिया। चेक कर दिया, कहाँ नहीं आने दिया, आर सेल में, आर सेल में नहीं आने दिया। अब आपने देखा है कि जब आर सेल नहीं आया तो यहाँ पर देखा गया कि ट्रांसफॉर्म इस बार क्या हुआ, नहीं हो पाया। अभी इस बार क्या हो गया था, लेकिन यहाँ पर नहीं हो पाया। अब जैसे ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, यानी अब पूरा का पूरा जो बदलाव था वो कंटिन्यू रुक गया। इससे इन लोगों ने कंफर्म कर लिया कि हाँ, यानी डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल, इसकी वजह से पूरा काम हो रहा था। यानी इन्होंने कंफर्म कर दिया कि जो डीएनए होता है, ये डीएनए को क्या नाम दे दिया, जेनेटिक मटेरियल है। इस पॉइंट से एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अब हुआ क्या, जब इन्होंने ये सारी बात कही तो होता क्या है कि इनके कुछ ऐसे कुलीग्स थे, जो दोस्त यार थे और साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन कर दिया। उन्होंने कहा बेटा तुमने तो कहा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, अच्छा ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ कि जब अगर डीएनए है लेकिन प्रोटीन और आरएनए नहीं है, ठीक है, लेकिन बिना प्रोटीन के तुम्हारा काम हो भी तो नहीं रहा है ना। प्रोटीन है तो प्रोटीएस एंजाइम करते हो, आरएनएस एंजाइम करते हो, आरएनएस प्रोटीन चाहिए, प्रोटीएस चाहिए, डीएनएस चाहिए, यानी जितनी भी कार्यक्रम तुम कर रहे हो, बिना प्रोटीन के आपका ये काम सफल भी नहीं हो रहा है। तो प्रोटीन के बिना तुम्हारा काम सफल नहीं हो रहा है, तो तुम कैसे डीएनए को कह दोगे। यानी कहीं ना कहीं जब तक ऐसा कोई मेथड ढूंढो जिसमें प्रोटीन वगैरह यूज ना किया जाए, सिंपली हम डीएनए अगर कहें जेनेटिक मटेरियल है तो डीएनए को ही रखा जाए, प्रोटीन को हम यूज उसमें ना करें। इसलिए सब वैज्ञानिकों ने मिल करके इस एक्सपेरिमेंट को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया। इस एक्सपेरिमेंट को बता दिया नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, या हम कहते हैं नॉट एक्सेप्टेड। अब इसको एक्सेप्ट कोई किया ही नहीं, नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है ना। जिसको हम क्या कर देते हैं, नॉट एक्सेप्टेड प्रोसेस एट दैट टाइम, उस समय तक इसको फैलाया नहीं गया। अब इतनी बातें तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के कहानी शुरू किया, क्योंकि ये सफल नहीं हो पाए। अब इसमें आते हैं हार्सी एंड चेजेस साहब, तो इसका एसेंस सॉल्व लीजिए फिर बताता हूँ। चलिए देखिए भाई, अब अगला ट्रिक है आपका हार्सी एंड चेजे एक्सपेरिमेंट। अब हार्सी और चेजे का एक्सपेरिमेंट क्या रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए हर्षे और चेजे का जो एक्सपेरिमेंट है भैया, इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या कि कुछ रेडियो एक्टिव फास्फोरस पकड़ा और रेडियो एक्टिव सल्फर पकड़ा। जैसे ही रेडियो एक्टिव फास्फोरस और सल्फर का यूज किया, इन्होंने काम क्या किया, देखो बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे इन्होंने एक यूज किया था, यहाँ पर मैं समझा दूं फिर उसको हटा दूंगा। अभी देखो इन्होंने यूज किया भैया एक बैक्टीरियोफेज। क्या यूज किया, बैक्टीरियोफेज यूज किया, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज इज दैट थिंग व्हिच कैन बी द इंगल्फ ऑफ द वायरस। उसको कह सकते हैं उसको क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, खाने का काम करता है।
अब बैक्टीरियोफेज एक वायरस ही समझ लीजिए आया और बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करेगा, यानी खाने का काम करेगा। अच्छा, बैक्टीरियोफेज क्या था कि इसके बाहर की ये जो लेयर है, ये वाली भैया देखो, ये प्रोटीन है। क्या ये प्रोटीन है? ये प्रोटीन वाली है। अब ये प्रोटीन है और ये बीच वाला क्या भैया? ये डीएनए है। ध्यान से समझो, प्रोटीन है, ये डीएनए है। इस प्रोटीन को किससे कंटेन कर दिया भैया? तो इसको कर दिया एक रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 है, रेडियो एक्टिव है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये डीएनए जो है ये भी कनेक्ट हो गया रेडियो एक्टिव सल्फर से, लिख देता हूँ ये दिखाई पड़े, किससे कनेक्ट कर दिया इसको भैया? सल्फर 35। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि डीएनए को इसलिए कलर कर दिया क्योंकि यही जेनेटिक मटेरियल है। अब देखो डीएनए को कन्वर्ट कर दिया किसके साथ? सल्फर 35 के साथ। और जो हमारा एक प्रोटीन था, यानी कि जो आउटर मोस्ट की लेयर थी उस बैक्टीरियोफेज की, वो बैक्टीरियोफेज की प्रोटीन की लेयर किससे बनी हुई है? इसको पूरा का पूरा उसका सारा का सारा जो इंटरनल पार्ट्स है ये सब किससे रंग बिरंगा कर दिया? एक रेडियोएक्टिव फास्फोरस है। उसने सोचा कि आखिर ये जो हमने कनेक्ट किया, देखो जैसे ये हमारा बन गया प्रोटीन कोट है जो कि किससे रेडियोएक्टिव लेवल्ड है? सल्फर से। देखो सिंपल समझो, एसपी साहब, एसपी जानते हैं, एस फॉर सल्फर, पी फॉर प्रोटीन। तो सल्फर प्रोटीन वाले भाग पर जुड़ा हुआ है। सल्फर का नंबर क्या है? 35 नंबर पर जोड़ दिया गया है। रेडियोएक्टिव है इसीलिए 32 ना हो गया 35 है ये। अब देखो हुआ क्या कि ये रेडियोएक्टिव सल्फर से कनेक्ट है और बाद में देखिए ये हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ई कोलाई है जिसका जेनेटिक मटेरियल ये है। यहाँ पर देखेंगे डीएनए वाज रेडियोएक्टिव बाय द फास्फोरस 32, रेडियोएक्टिव है, पी से वहां जुड़ा हुआ है ये इसका अपना ई कोलाई है। होता क्या है कि यहाँ से देखेंगे ई कोलाई आर द जनरली एजिटेटेड बाय द ब्लेंडर कॉल्ड द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जो हमारा ई कोलाई होता है ये जनरली एजिटेट करता है, एजिटेट में लड़ता फिरता उसी में घूमता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। और फाइनली यहाँ देखेंगे ई कोलाई जो सेल होता है ये जनरली ये भी एजिटेट करता है बाय द ब्लेंडर्स। एंड जो फेज होता है बैक्टीरियोफेज जो होते हैं, पार्टिकल्स वेयर द सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बाद में उस फेज को हम अलग कर लेते हैं। यही तो कंफर्म करना है, ये देखना चाहता है कि वह जो बैक्टीरिया है यानी उस बैक्टीरिया के सेल में कौन सा गया है, पी वाला गया है कि यस वाला गया, फास्फोरस गया कि सल्फर गया है। अगर फास्फोरस गया होगा तो फास्फोरस के साथ आप देख सकते हैं क्या जुड़ा रहेगा? डीएनए है। सल्फर गया होगा तो सल्फर के साथ प्रोटीन है। तो देखा गया कि जो रेडियोएक्टिव जो था पार्टिकल्स उससे देखा गया कि ये वाला सल्फर वाला भाग एंट्री किया ही नहीं, यानी रेडियोएक्टिव पार्ट डू नॉट इंटर इन द बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरियल सेल के अंदर रेडियोएक्टिव जो हमारा एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो पार्ट था, यानी हम कह सकते हैं कि जो सल्फर था ये एंट्री नहीं किया, अर्थात प्रोटीन इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ से कंफर्म हो गया। और एक प्रकार से यहाँ देखेंगे जो फेज पार्टिकल था यानी जो सेपरेट जब किया गया तो पता चला कि बैक्टीरिया के अंदर क्या था? रेडियोएक्टिव पार्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल में डीएनए वाला पार्ट है, यानी जो रेडियोएक्टिव हमारा एक प्रकार से जो सल्फर वाला भाग था वह इस बैक्टीरियल सेल के अंदर पाया गया, जिससे ये कंफर्म हो गया। अच्छा देखो ये फुल्ली कंफर्म है, ये ध्यान देना इस बात को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल कंफर्म इसको लिखते हैं, यहीं पर कहीं लिख दो, तो यहीं पर लिख देखो, ये यहाँ पर समझो, इसको हम लोग बोल सकते हैं भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये जानना है आपको। देखो इसमें क्या कहा गया, ये अन इक्विवोकल, अनइक्विकल, अनइक्वोकल, इनवोकल, या हम कह सकते हैं प्रूफ, फाइनल, फाइनल प्रूफ के नाम से जानते हैं, यानी जिस पर किसी की मुंह नहीं खुली, किसी की जुबान नहीं खुली, अनवोकल हो गया, फाइनल प्रूफ हो गया कि नहीं अब डीएनए ही क्या माना जाएगा? जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार से इन लोगों ने ये कंफर्म कर दिया, हार्सी एंड चेजे के जो एक्सपेरिमेंट थे इससे पता चल गया कि नहीं, जो भी एक प्रकार से जेनेटिक मटेरियल के रूप में है वो क्या है? डीएनए है, ना कि सल्फर वाला जब एंट्री किया नहीं बैक्टीरियल सेल में तो उसको हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाए। फाइनली हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर देखा कि डीएनए वाला जो रेडियोएक्टिव भाग था वो धीरे धीरे क्या हो गया उसमें पाया गया, जिससे कंफर्म हो गया कि हाँ अब ये सब क्लियर हो गया, ना आरएनए की जरूरत पड़ी ना प्रोटीन की जरूरत पड़ी। फाइनली उस बैक्टीरियल सेल के अंदर देखा गया तो क्या मिला? डीएनए मिला, जिससे कंफर्म हो गया कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर बात यहाँ तक? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको डीएनए और आरएनए में थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ, फिर इस टॉपिक को यहीं पे आज समाप्त। स्क्रीनशॉट लें।
देखिए भैया, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल की, यानी डीएनए और आरएनए को दोनों को हम कंपेयर करके तुलना करके बताएंगे। जैसे पहला पॉइंट, डीएनए को हम बता सकते हैं क्या, डीएनए इज मोर स्टेबल, ठीक, काम लगाओ, लेस रिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्टिव होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। वहीं पर आप देखेंगे आरएनए में क्या है, आरएनए इज मोर रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा क्रिया कर लेता है, रिएक्टिव कर लेता है, लेकिन क्या होता है, ये रिएक्टिव अगर ज़्यादा है तो स्टेबल क्या हो जाएगा, लेस लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन होता है, 2 हाइड्रोक्सी होता है, ठीक है ना, इस वजह से रिएक्शन करने की क्षमता ज़्यादा रख लेता है। फिर देखेंगे तीसरा, जो आरएनए है ये बीइंग अनस्टेबल अनस्टेबल हैज़ ए फास्टर म्यूटेशन, फास्टर म्यूटेशन कहाँ पर होता है, रेट देन डीएनए, डीएनए की तुलना में ज़्यादा म्यूटेशन होने के चांसेस किसमें है, आरएनए वाले में, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से स्टेबल कम होता है। एक पॉइंट और रखेंगे इसमें, हम चौथा पॉइंट समझ लेंगे, डीएनए लिखेंगे, डीएनए फर्स्ट मैक क्या बनाता है, फर्स्ट मैक आरएनए, आरएनए बनाएगा पहले, एंड देन मैक, फिर क्या बनाता है, देन मैक प्रोटीन, क्या बनाता है, फिर प्रोटीन बना, इसी को हम लोग पढ़ते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आएगा, ये डीएनए है तो ही बना सकता है, लेकिन आरएनए ये सब काम नहीं करता, वो एक सहारा बन सकता है बस, ठीक है ना। एक पॉइंट और चाहिए तो लिख दीजिए, आरएनए कैन डायरेक्टली मैक प्रोटीन, ठीक है ना, यानी ये फास्टर होता है, आरएनए के अंदर प्रोटीन जल्दी बन जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट होता है भाई, जैसे ये हमारा मैसेंजर आरएनए है तो इसी पर तो आकर के राइबोसोम लग जाते हैं, इसी पर प्रोटीन बनता शुरू हो जाता है, तो आरएनए पर तो फास्ट होगा ही होगा। तो वही चीजें बताया है कि इस प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि डीएनए के विषय में हमने ये कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो क्या इतनी बातें हमारी समझ में आ गई हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और प्रॉपर्टी है जेनेटिक मटेरियल के बारे में, जो हमने 4-5 पॉइंट दोनों के बीच में एक प्रकार से कह सकते हैं कि कंपेरिजन किया है, तुलना किया है, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इतना ही रखेंगे आज के लिए, और कह सकते हैं कि इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हमने हार्ट से चेजे वाला एक्सपेरिमेंट किया, बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट क्या है उसके बारे में, जो मैकॉर्डी और मैकार्टी साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उसके विषय में आपने देख लिया, अगेरी मैकार्टी वाला सिस्टम पूरा तीनों साइंटिस्ट का क्या था, इन दो साइंटिस्ट को समझ लिया। अब हम बात करेंगे जब भी आरएनए वर्ड के बारे में आएंगे, यानी आरएनए के बारे में। अब मेन जो खेल है अब शुरू होने जा रहा है, इसी में अब आगे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, कोडान वगैरह, जेनेटिक कोडान, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए इतना आज पढ़िएगा, बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, और जो चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। साथियों, इसमें एक पॉइंट मैं और चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है, मेरे दिमाग में भी आया, ये आप लिख सकते हैं छठा पॉइंट इसमें, कि आरएनए अगर स्टेबल है, देखो डीएनए अगर स्टेबल है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि डीएनए स्टेबल है, अर्थात ये क्या काम करता होगा, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, स्टोर करता है जेनेटिक मटेरियल को, है ना। आप ये देख सकते हैं, बेटर एग्जाम्पल किसमें देख सकते हैं, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे आरएनए क्या करता था, आरएनए का काम सिर्फ एक है जो काम कर सकता है, बेटर फॉर द ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने का काम करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है डीएनए। वो अगर एग्जाम्पल ना समझ में आए तो आपने एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आपने देखा था, ग्रिफिथ में क्या था, हीट किल्ड था, हमने इसको क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बाद में हमको क्या मिला था, इसी हीट किल्ड से डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल था, वो लंबे समय तक वहीं स्टोर रहा था, बाद में इसको बायोकेमिकल मेथड के माध्यम से हमने इसको कंफर्म कर लिया था। यानी डीएनए जितना भी तुम खौलाओ गर्म करो नो प्रॉब्लम, वो एक प्रकार से स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाना जाता है, और वो हमेशा सुरक्षित रहता है, इसीलिए वो स्टेबल के रूप में माना जाता है, क्योंकि उसमें एक क्या होता है, हाइड्रोक्सी, यानी उसमें 2 एच था, इसमें कम हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इतनी बात थी, इसको आप नोट कर लीजिए, बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, थैंक यू।